सो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है? ये फ्रिक्शन होता है फ्लूइड्स के बीच में। जो फ्लूइड के एक लेयर होते हैं दूसरे लेयर के ऊपर फ्रिक्शन लगाते हैं। ये हमने देखा है कि अगर हम किसी पानी के अंदर किसी नाव को धकेल दें और छोड़ दें तो कुछ देर बाद नाव जाके रुक जाती है, या हम पानी को स्टेयर कर दें और फिर छोड़ दें तो कुछ देर बाद पानी का जो मोशन होता है वो धीरे धीरे रुक जाता है। तो इसका कारण विस्कोसिटी होता है। देखिए, हमारे पास एक पॉन्ड था, एक तालाब था, उसमें पानी था और उसमें एक नाव जैसा कोई सामान हमने डाल दिया और उसको खींचना शुरू किया। एक एक्सटर्नल फोर्स ने उसको खींचना शुरू किया। तो क्या होता है, जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में होता है, जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड कांटेक्ट में होता है, उस सरफेस पे एक प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का मतलब है कि सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेते हैं कि जो भी जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड आपस में कांटेक्ट में है, तो जो सॉलिड की स्पीड होगी वहां पे वेलोसिटी होगी, वही उस लेयर पे लिक्विड की स्पीड भी होती है। यानी कि यहाँ पे अगर सॉलिड को हम v स्पीड से खींच रहे हैं, मान लीजिए हम सॉलिड को अगर हम v0 स्पीड से खींच रहे हैं, तो ये जो सॉलिड का लेयर है वो v0 से चल रहा है, तो ये लिक्विड भी यहाँ पे जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगा लिक्विड का, यहाँ इसके कॉन्टेक्ट में, वो भी v0 से ही चलेगा। सिमिलरली ये क्या है, पॉन्ड का बेड है, ये रेस्ट पे है, ये पॉन्ड का जो है धरातल है, ये रेस्ट पे है, तो यहाँ ये रेस्ट पे है, तो यहाँ पे लिक्विड क्या होगा, रेस्ट पे ही रहेगा। इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। ठीक है, तो जहां पे सॉलिड और लिक्विड का कांटेक्ट होता है वहां पे सॉलिड के सरफेस की स्पीड से ही लिक्विड भी ड्रैग होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ v0 है, तो ये देखा गया है कि अगर आप इसको v0 से खींच रहे हैं, इसकी स्पीड v0 है क्योंकि इसके साथ इंटरलॉक किया हुआ है, इसकी स्पीड 0 है क्योंकि ये ग्राउंड है, तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी एक पर्टिकुलर मैनर में घटता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वेलोसिटी एक पर्टिकुलर मैनर में चेंज होता है। समझिए, अगर यहाँ से डेप्थ y पर, अगर यहाँ से डेप्थ y पर वेलोसिटी किसी लेयर की v है, तो डेप्थ y प्लस dy पे, y प्लस dy पे वेलोसिटी उस लेयर की थोड़ी कम होती है, v माइनस dv होती है। इस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डेप्थ, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट फिजिक्स में जब भी किसी चीज का डिफरेंशिएशन हम डिस्टेंस के साथ करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, और जब भी हम उसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करते हैं उसको बोलते हैं रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है, dv बाई dy माइनस माइनस, क्योंकि डेप्थ के साथ ले रहे हैं, तो जब डेप्थ बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। हम देखेंगे क्या होता है। अब देखिए, जब आपने इसको खींचना स्टार्ट किया तो ये चलना स्टार्ट होगा। हम कह रहे हैं कि मोशन इज, हम कह रहे हैं दैट मोशन इज स्ट्रीमलाइन या स्टेडी। इसका मतलब क्या है, मोशन इज स्ट्रीमलाइन या स्टेडी का मतलब है कि अगर इस पॉइंट पे, अगर इस हाइट पे किसी लेयर की स्पीड v है तो वो v ही मेंटेन रहेगी, और अगर इस पॉइंट पे किसी लेयर की स्पीड सपोज v/2 है तो v/2 ही मेंटेन रहेगी ना। इसके लिए जरूरी है कि कोई एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे इसको खींच रहा हो, क्योंकि इस वेलोसिटी को आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे बिना एक्सटर्नल फोर्स के। अगर आप सिर्फ इसको एक वेलोसिटी v0 देके छोड़ देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, इस वेलोसिटी को धीरे धीरे घटाते घटाते 0 कर देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये वेलोसिटी मेंटेन रहे तो जरूरी है कि इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स वर्क कर रहा हो। वो वर्क जो है वो डिसिपेशन में खर्च होगा और वो हीट बन जाएगा। ठीक है, तो जरूरी है कि लेयर, अब यहाँ देखिए, हम यहाँ पे कोई 3 लेयर ले रहे हैं। एक लेयर b है, एक लेयर उसके ऊपर c है, और एक लेयर उसके जो है नीचे a है। लेयर का मतलब है एक इमेजिनरी थिकनेस ऑफ डेप्थ dy। तो dy थिकनेस यहाँ लिया, dy यहाँ लिया, dy यहाँ लिया, b बीच में है। समझिए, b की स्पीड कुछ है, b के ऊपर देखिए ये लेयर b है, b के ऊपर का लेयर का स्पीड, अगर b के ऊपर जो लेयर है उसकी स्पीड v पर dv है। देखिए, b के ऊपर लेयर a है और b के नीचे लेयर c है। b की स्पीड अगर v है तो a की स्पीड v प्लस dv है, और b और c की स्पीड v माइनस dv है। समझिए, b के रेस्पेक्ट में a आगे जा रहा है तो b a को पीछे खींचेगा, इसलिए a b को क्या करेगा, आगे खींचेगा। तो b के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करेगा ड्यू टू a, b के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करेगा ड्यू टू a, वो F1 होगा आगे की तरफ। उसी तरह से b के रेस्पेक्ट में c की स्पीड क्या है, कम है, तो c क्या करेगा, b के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ लगेगा। हम फ्रिक्शन में जानते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं। हर लेयर चाहता है कि हर चीज मेरे साथ चले, तो b चाहेगा a भी मेरे साथ चले और c भी मेरे साथ चले। तो b अगर चाहता है a मेरे साथ चले तो
तो इसका मतलब है कि बी ए को पीछे खींचेगा लेकिन ए बी को आगे खींचेगा। मान लेते हो फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, F1 है। उसी तरह से बी को लगेगा कि सी स्लो चल रहा है, इसको आगे खींचेगा, तो बी सी पर फ्रिक्शन आगे लगाएगा बट सी बी पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा, यानी बी के ऊपर दो फ्रिक्शन लगेगा, एक ऊपर का लेयर आगे खींचेगा और एक नीचे का लेयर पीछे खींचेगा। अगर इस वेलोसिटी को मेंटेन रहना है, अगर इस वेलोसिटी को मेंटेन रहना है, क्योंकि हम स्टेडी या स्ट्रीमलाइन मोशन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी एक पर्टिकुलर लेयर का एक पर्टिकुलर हाइट पे वो मेंटेन है, वो चेंज नहीं हो रहा है, तो जरूरी है कि लेयर बी को अगर हम देखें इस पे नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर लेयर बी को हम देखें तो नेट फोर्स क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, यानी F1 इक्वल टू क्या होनी चाहिए, F2, यानी कि हर लेयर पे जो ऊपर और नीचे फोर्स एक्ट कर रहा है, हर लेयर के ऊपर जो ऊपर और नीचे फोर्स एक्ट कर रहा है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, यानी कैंसिल होनी चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं इसके किसी भी लेयर पे फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यही चीज रोटेशन में होता, समझिए अगर हम किसी लिक्विड को स्पिन कर देते तो लेयर बाय लेयर उसकी स्पीड चेंज करेगी, लेकिन उसमें अगर उसकी ओमेगा मेंटेन रखनी है, किसी पर्टिकुलर आर और डी आर के बीच में अगर एंगुलर वेलोसिटी मेंटेन रखनी है तो उस पर जरूरी है कि बाहर जो टॉर्क लग रहा है और अंदर जो टॉर्क लग रहा है वो बैलेंस होना चाहिए। तो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि हर लेयर पे फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। सो समझिए यहाँ F1, अब अगर हम C की बात करें, अगर हम C की बात करें तो अगर हम C को लेंगे तो देखिए ये F2 यही रिएक्शन फोर्स यहाँ लग जाएगा, तो C के नीचे जो लेयर D होगा वो जिसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा वो F2 ही लगाएगा, यानी F2 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 F2। समझिए ये F2 राइट, ये F2 लेफ्ट, इसका रिएक्शन इसके नीचे राइट और इसके नीचे वाले का लेफ्ट, इसके नीचे वाले में इसका रिएक्शन राइट, उसका लेफ्ट, तो हर एक के ऊपर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है लिक्विड की कि उसकी दो लेयर एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं फ्लूइड के बीच में, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी। ठीक है, हम देखते हैं इसमें हम मैथमेटिकली इसका डेरिवेशन, मैथमेटिकली इसका इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, सो देखिए फ्रेंड, ये जो न्यूटन्स फॉर्मूला है इसको डिफाइन करता है, ये क्यूबिकल फ्लो है। क्यूबिकल फ्लो का मतलब है, समझिए मेरे पास एक ट्रे है जो रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ ट्रे है, जैसे नदी होती है ऐसे करके है। ठीक है, ये ट्रे है जो इस शेप में है, ऐसे करके है और इसमें पानी फ्लो कर रहा है, यानी क्यूबॉइडल शेप में। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये इस तरह से दीवार ऐसे फर्श है, दीवार है, उसके बीच में पानी फ्लो, उसको बोलते हैं क्यूबॉइडल फ्लो। ये क्यूबॉइडल फ्लो है जिसको हम साइड से देख रहे हैं, क्यूबॉइडल फ्लो जिसको हम साइड से देख रहे हैं, पानी इसमें इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो समझिए कि इसका डेप्थ है कुछ, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये इसका बेड है, ये इसका जो है ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे इसकी वेलोसिटी 0 है। आपने यहाँ पे सॉलिड को खींचना शुरू किया किस स्पीड से, V0 स्पीड से, तो सॉलिड की स्पीड V0 है, तो इस पॉइंट पे लेयर की स्पीड भी क्या है, V0 ही होगी। इस पे हम बता चुके हैं इंटरलॉकिंग होता है, और यहाँ ये ग्राउंड रेस्ट पे है इसलिए यहाँ पर ये वेलोसिटी 0 होगी, और यहाँ से यहाँ वेलोसिटी चेंज होगी। किसी डेप्थ z पे अगर वेलोसिटी v है और डेप्थ z प्लस dz पर वेलोसिटी v माइनस dv है, तो फ्रिक्शन जब विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू माइनस ईटा ए dv बाई dz। नाउ माइनस साइन क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, और जब z बढ़ता है तो वेलोसिटी घटता है, तो F इक्वल टू माइनस ईटा ए dv बाई dz, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। और जो भी फ्लूइड इस फॉर्मूले को ओबे करता है उसको बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। जो भी फ्लूइड इस फॉर्मूले को स्ट्रिक्टली ओबे करता है उसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ठीक है, तो माइनस ए ईटा ए dv बाई dz। अब ये देखिए यहाँ F क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स और ड्रैग फोर्स, ये बता चुके हैं। हर लेयर के ऊपर और नीचे यही इक्वल एंड अपोजिट होता है, यानी कि हर लेयर पे मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट होता है अगर स्टेडी फ्लो है तो। ठीक है, अच्छा ए जो होता है वो होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट, यानी इस केस में ये जो नीचे का है एरिया जो लिक्विड कांटेक्ट में वो क्या हो जाएगा ए। dv बाई dz क्या है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। जब भी किसी चीज को हम डिस्टेंस के साथ डिफरेंशिएट करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेडियंट, तो dv बाई dz है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो यहाँ ईटा जो है एक नया चीज आता है आपके लिए, ईटा को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर आप यहाँ इसका यूनिट देखें तो ये हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और मीटर पर सेकेंड बाय मीटर हो गया सेकेंड। सो न्यूटन सेकेंड,
ये देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड बाय मीटर यानी पर सेकंड, यानी न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं पोइसोल्यू, पीएल, इसको पीएल से डिनोट करते हैं, ठीक है। जबकि सीजीएस जो है यूनिट वो होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आप डाइन जानते हैं, आप डाइन को क्या लिख सकते हैं, आप अगर डाइन को अगर आप इसको लिखते हैं 1 पॉइस, इसको सीजीएस यूनिट ज्यादा पॉपुलर है, सीजीएस यूनिट क्वेश्चंस में ज्यादा दिया होता है, बट हमको क्वेश्चंस में को सॉल्व करने के लिए ऐसा यूनिट का काम करता है। तो हम क्या करते हैं, सीजीएस में इसकी 1 डाइन 1 सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं 1 पॉइस, जबकि एसआई में वही न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होता है। आप देख सकते हैं इस न्यूटन को लिख सकते हैं 10⁵ डाइन, और मीटर पर सेकेंड मीटर टू द पावर -2 हो जाएगा 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर टू द पावर -2, ये तो मिल कितना हो जाएगा 10। तो समझिए 10 सीजीएस यूनिट एक ऐसा यूनिट के बराबर होता है, 10 पॉइस एक ऐसा यूनिट के बराबर होता है पीएल, पोइसोल्यू के बराबर। इसीलिए हम ये कह सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ईटा की वैल्यू दी है 50 पॉइस, अगर ईटा की वैल्यू दी है 50 POISE पॉइस, तो आप क्या करेंगे, इसको इस न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले 10 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5, और आप क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे, कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, 5 यूज करेंगे, 50 यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर भी ऐसा यूनिट में अपने आप चलाएगा, ठीक है। अगर न्यूटन के फॉर्म में दिया है एसआई में तो कोई बात नहीं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस में क्वेश्चन में डेटा जो दिया होगा वो सीजीएस में दिया होगा, यानी पॉइस के फॉर्म में दिया होगा, उसको एज इट इज यूज मत कीजिएगा। उस पॉइस को कि न्यूमेरिकल वैल्यू को 10 से डिवाइड करके जो आएगा उसको क्वेश्चन में यूज कीजिएगा, तो आपका आंसर सीधे एसआई यूनिट में चलाएगा, ठीक है। अब देखिए सॉलिड में हम जानते थे, जब हम सॉलिड में किसी सॉलिड को अगर हम नीचे फिक्स कर देते थे, आपको याद है हम जब किसी सॉलिड को नीचे फिक्स कर देते थे और इसको खींचते थे ताकि थोड़ा टिल्ट कर जाए, ये अगर डिस्टेंस dx था, ये डिस्टेंस अगर dy था, तो dx बाय dy को क्या बोलते थे, स्ट्रेन बोलते थे। क्या बोलते थे, स्ट्रेन बोलते थे। हम dx बाय dy को क्या बोलते थे, समझिए अगर हम इसको dx से खींच दें इसको, तो ये थोड़ा टिल्ट कर जाता था, नीचे जो है ये पेस्टेड है, ये फिक्स्ड है, और ये थोड़ा टिल्ट कर जाता था, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करता था। उस फ्रिक्शनल फोर्स को हम निकालते थे कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी से, या हम कह सकते हैं शियर मॉडुलस से, ठीक है। तो हम क्या करते थे, उस केस में लिखते थे F टेंशन बाय फ्रिक्शन टेंजेंशियल पर यूनिट एरिया, यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dx बाय dy। वहां प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता था, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। तो देखिए फॉर सॉलिड्स टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता था, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस क्या होता था, सिग्मा टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी टाइम्स ऑफ शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या होता था, dx बाय dy। यहां पे भी कुछ वैसा ही है, देखिए फ्रिक्शन है, टेंजेंशियल एरिया है, यहां देखिए F टेंजेंशियल बाय एरिया, ये क्या हो गया, शियर स्ट्रेस। लिक्विड के केस में, फ्लूइड के केस में जो शियर स्ट्रेस होता है वो होता है ईटा टाइम्स ऑफ, देखिए ये जो है ना, इसको अगर हम dt से डिवाइड कर दें, dx को dt से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वेलोसिटी हो जाएगा। तो अगर हम इस वेलोसिटी को समझें, ये क्या है, dx बाय dt है, ये क्या है, dx बाय dt है, तो dx बाय dt डिवाइडेड बाय dz, तो ये क्या है, ये जो होल थिंग है ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन। तो समझिए फ्लूइड के केस में जो शियर स्ट्रेस होता है वो होता है ईटा टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन। ये जो होल क्वांटिटी है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन है, क्योंकि ये dx बाय dz को डिवाइड किया गया dt से। dx बाय dz क्या था, शियर स्ट्रेन, उसको डिवाइड कर दिया dt से, तो क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन। तो समझिए जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है इनटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन देता है शियर स्ट्रेस। जबकि सॉलिड के केस में जो कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी है या फिर शियर मॉडुलस इनटू शियर स्ट्रेन, रेट नहीं शियर स्ट्रेन, वो देता है आपको शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक पुली है, यहाँ एक मास m हैंग कर रहा है, यहाँ एक मास m है, क्यूबॉइड के शेप में है, एरिया ऑफ कांटेक्ट A है, थिकनेस ऑफ द लेयर B है जो कि बहुत कम है, बहुत स्मॉल थिकनेस है B, और पूछा गया है कितना m है कि कांस्टेंट स्पीड v0 से चलता है। अगर उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें, अगर उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखें, थोड़ा बड़ा करके देखें, तो हालांकि बहुत कम है थिकनेस, बट यहाँ पे स्पीड कितनी है 0, और यहाँ स्पीड कितनी है v0,
यहाँ पे स्पीड कितनी है v0 और यहाँ स्पीड कितनी है 0। तो अगर हम देखें इसको कि इस तरह से बन रहा है, देखिए ये छोटा सा लेयर है v, यहाँ वेलोसिटी इस तरह से चेंज हो रहा है, ये है 0 वेलोसिटी और ये है v0 वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें आप मास कितनी है, समझिए यहाँ पे जो टेंशन T होगा वही फ्रिक्शन के इक्वल होगा, क्योंकि इसको यहाँ पे टेंशन T होगा वही फ्रिक्शन के इक्वल होगा, क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है। सो टेंशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईटा ए डीवी। देखिए स्मॉल हाइट है तो इसको मान सकते हैं dy, इसको मान सकते हैं dv, dv हो जाएगा v0 और dl हो जाएगा v, ठीक है। दैट मस्ट बी, यहाँ पे टेंशन इसके इक्वल होगा और यहाँ टेंशन किसके इक्वल होगा, टेंशन इक्वल टू कितना होगा mg। हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो हम मास निकाल सकते हैं, कितनी मास चाहिए ताकि ये कांस्टेंट स्पीड से चलती रहे। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन यहाँ देखिए, यहाँ पर एक क्यूबॉइड को एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर छोड़ दिया गया है। इस क्यूबॉइड और इसके बीच में एक बहुत थिन लेयर, जैसा पिछले केस में था वही है, जिसकी एरिया ऑफ कांटेक्ट है a, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ईटा और थिकनेस जो है इसकी हाइट जो है इस ऑयल लेयर की वो है b और इसकी वेलोसिटी v0 कांस्टेंट है। v0 कांस्टेंट इसका मतलब कितना है, इसके ऊपर जो टेंजेंशियल फोर्स ऐड कर रहा था कितना mg sin थीटा, और वही इसके ऊपर कितना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा। हम लिख सकते हैं mg sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन वैल्यू ईटा एरिया ऑफ कांटेक्ट a। अगर ये क्यूब होता हम इसको l स्क्वायर भी लिख सकते थे, या अगर हमको इसका लेंथ और इनसाइड लेंथ दिया है l इंटू b, बट यहाँ हमको दिया हुआ है कि बेस का एरिया a है, ईटा a dv। dv का मतलब है कि चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ स्पीड है 0, यहाँ स्पीड है v0, तो ये हो जाएगा v0 बाय थिकनेस, dy का मतलब है थिकनेस, बहुत छोटा सा है थिकनेस, ये हो गया v। यहाँ से हम m निकाल सकते हैं या थीटा निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, एक क्यूबॉइड है, एक जो है बंद डब्बा है, एक बहुत बड़ा बंद डब्बा जैसा है, क्यूबॉइडल कंटेनर है। ये इसका छत है जो कि फिक्स है, ये इसका रूफ है, ऊपर और नीचे का जो छत और जो फर्श है दोनों फिक्स है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। हम एक प्लैंक को उसके बीच में खींच रहे हैं। तो पूछा गया है बताइए कितना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए इसकी वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए। तो जरा देखिए जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा यहाँ से यहाँ तक ये ऐसे होगा, यहाँ स्पीड है 0 और यहाँ स्पीड कितनी है v0। सिमिलरली नीचे भी वेलोसिटी ग्रेडियंट बनेगा, देखिए यहाँ स्पीड कितनी है v0 और यहाँ स्पीड कितनी है 0। हालांकि ग्रेडियंट अलग अलग है, देखिए यहाँ पर यही वेलोसिटी का चेंज यहाँ से यहाँ v डिस्टेंस में है, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट है v0 by v, और यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है नीचे v0 by 2v। खैर जो भी है, तो इसके ऊपर दो फ्रिक्शनल फोर्स लगे, एक ऊपर से और एक नीचे से। एक्सटर्नल फोर्स को v0 मेंटेन करने के लिए दोनों को ओवरकम करना पड़ेगा, समझिए। तो इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, इस प्लैंक के ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो दो लगेगा, एक लगेगा ऊपर से, कितना लगेगा, ऊपर से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ईटा ए dv by dz मींस v0 by v, जबकि जो नीचे से फोर्स लगेगा वो लगेगा ईटा फ्रिक्शनल फोर्स जो नीचे का लिक्विड इसको खींचेगा, होगा ईटा ए dv by dz मींस यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी का चेंज कितना है v0 और ये कितना है 2v। हम दोनों को जोड़ देंगे तो नेट फ्रिक्शनल फोर्स जो है उसको F एक्सटर्नल को बैलेंस करना पड़ेगा, यानी कि F एक्सटर्नल किसके इक्वल होगा, देखिए इन दोनों को जोड़ देंगे आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ ईटा ए v0 by v। ये इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा अगर हम इस वेलोसिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। इस फोर्स को हटा देंगे, ये मोशन स्टॉप हो जाएगा कुछ टाइम बाद, ठीक है। यहाँ देखिए हमने क्वेश्चन पूछा है, ऐसा एक क्यूबॉइडल था, उसको हमने एक ग्राउंड के ऊपर वेलोसिटी v0 देके छोड़ दिया, थिकनेस b है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है, कितने टाइम में ये स्टॉप हो जाएगा, कितने टाइम में ये स्टॉप हो जाएगा। तो मान लेते हैं किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी v थी, मान लेते हैं किसी टाइम t पर इसकी वेलोसिटी v थी जो कि टाइम के साथ चेंज हो रही है। उस समय इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, उस समय इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा माइनस ईटा ए dv by dz। समझ रहे हैं क्यों माइनस ईटा ए dv by dz, क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड v है, इसकी स्पीड 0 है और थिकनेस b है। अच्छा, अगर हम इसको मास से डिवाइड कर दे दोनों साइड तो ये क्या दे देगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है वो है dv by dt। dv by dt कितना हो रहा है, माइनस ईटा a by m b v। समझिए ये एक एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन बनेगा। तो अब क्या होगा समझिए, dv by v, इसको dt को यहाँ लेके चले जाते हैं और यहाँ आ जाएगा v। अब इसको ये इंटीग्रेट करेंगे, हम क्या पा रहे हैं, जब टाइम 0 था वेलोसिटी कितनी थी v0, जब टाइम t है वेलोसिटी कितनी है v, तो हो जाएगा ln v by v0 इक्वल टू माइनस ईटा a by mv into t। यहाँ से आ जाएगा v इज इक्वल टू v0 e टू द पावर माइनस ईटा a by mv into t।
इसका मतलब t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी है 0 और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर वेलोसिटी कितनी होगी 0। सो टाइम टेकन टू स्टॉप इज इनफाइनाइट, टाइम टेकन टू स्टॉप इज इनफाइनाइट। सो देखिए लास्ट क्वेश्चन में इसको टाइम टेकन जो रुकने के लिए वो इनफाइनाइट चाहिए क्योंकि एक्सपोनेंशियल डीके फंक्शन है t इक्वल टू 0 पे भी नॉट। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें इसको रुकने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा लेकिन कितना डिस्टेंस चल के स्टॉप होगा, ये कितना डिस्टेंस चल के स्टॉप होगा तो फाइनाइट होगा। क्यों होगा हमने देख चुके हैं, हम एक्सेलरेशन में लिया था dv बाय dt जो कि इक्वल था माइनस ईटा a बाय m इंटू v बाय b। अगर हम इसको लिख दें, अगर हम डिस्टेंस के साथ निकालना चाहते हैं चेन रूल लगाएंगे dv बाय dx इंटू dx बाय dt। एक्सेलरेशन को ये भी लिख सकते हैं माइनस ईटा ए वी बाय एम वी। अब देखिए ये जो होता है वो खुद में ही v है, dx बाय dt v होता है, v और v कट गया तो आ जाएगा dv इज इक्वल टू माइनस ईटा ए बाय एम वी टाइम्स ऑफ dx। अब आप इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे, जब x इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी v नॉट था, इनिशियल वेलोसिटी। जब x इक्वल टू x है मान लेते हैं वेलोसिटी v है, यहां से आएगा आपको v इज इक्वल टू v नॉट माइनस ईटा ए बाय एम वी टाइम्स ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी और x का ग्राफ ऐसा होगा, वेलोसिटी और x का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा जिसकी इंटरसेप्ट होगी पॉजिटिव v नॉट और उसकी जो स्लोप होगी वो कितनी होगी माइनस ईटा ए बाय एम वी। आप देख सकते हैं वेलोसिटी 0 जब होगा तो डिस्टेंस जो है वो कितना आएगा, जब वेलोसिटी रखेंगे 0 तो डिस्टेंस आ जाएगा v नॉट टाइम्स ऑफ एम वी बाय ईटा ए, v नॉट टाइम्स ऑफ एम वी बाय ईटा ए। इसका मतलब है कि इतना डिस्टेंस चल रही है, फाइनाइट डिस्टेंस है। देखिए टाइम इनफाइनाइट लग रहा है लेकिन डिस्टेंस फाइनाइट है। इसका मतलब ये भी है अगर हम इसका एरिया निकालेंगे, समझिए अगर हम इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे तो vt ग्राफ का एरिया क्या देता है, vt ग्राफ का एरिया देता है डिस्प्लेसमेंट। हम अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक 0 से लेके इंफिनिटी तक तो हमको ये वैल्यू मिलना चाहिए क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ क्या बताता है, एरिया अंडर vt ग्राफ क्या बताता है डिस्प्लेसमेंट। तो कितने टाइम में जितने टाइम ये रुक जाएगा उतने टाइम इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये एरिया हो जाएगा v नॉट एम डी बाय ईटा। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड के ऊपर हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, सॉलिड सिलेंडर, और नीचे एक थिन ऑयल का लेयर है जिसकी फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है और थिकनेस b है। इसको स्पिन कर दिया गया है ओमेगा नॉट से और ओमेगा नॉट को मेंटेन रखा गया है। हमको ये पूछा गया है इस ओमेगा नॉट को मेंटेन करने के लिए जो पावर एक्सटर्नल क्या चाहिए और टॉर्क एक्सटर्नल क्या चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेयर है, यहाँ देखिए यहाँ पे थिकनेस ऑफ लेयर फिक्स है भी, लेकिन हर लेयर की स्पीड क्या होगी अलग अलग होगी। समझिए यहाँ से अगर ये डिस्टेंस r पे जाते हैं तो उस पॉइंट पे स्पीड जो है वो कितनी है ओमेगा टाइम्स ऑफ r है, ओमेगा नॉट टाइम्स ऑफ r है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हर लेयर पे जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है डिफरेंट है। यहाँ पे ऊपर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट r, ओमेगा नॉट इंटू स्मॉल r, और नीचे वेलोसिटी है 0। तो इधर यहाँ पर है तो यहाँ पे ग्रेडियंट है ओमेगा नॉट स्मॉल r बाई b। यहाँ पे जब r हो जाएगा डबल तो ग्रेडियंट हो जाएगा डबल, तो हर पॉइंट पे टॉर्क अलग अलग होगा। तो हम मान लेते हैं हम इसके बेस पे एक सर्किल बना रहे हैं, एक रिंग बना रहे हैं बिटवीन r एंड d। इसको हम टॉप व्यू में देख रहे हैं, ये हमारा टॉप व्यू है, ठीक है, ये हमारा टॉप व्यू है। तो देखिए ये जो लेयर है इसकी स्पीड है v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट r। किसी r और dr के बीच में हमने एक थिन एलिमेंटल रिंग ले लिया है, इसकी स्पीड है ओमेगा नॉट r और इसके ठीक b थिकनेस अंदर जो ग्राउंड है उसकी स्पीड है 0। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो है ओमेगा नॉट बाय b। तो यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करेगा हर पॉइंट पे टेंजेंशियल ऐड करेगा, समझिए हर पॉइंट पे फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करेगा जो कि वेलोसिटी के उल्टा होगा। वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है तो फ्रिक्शनल फोर्स हर पॉइंट पे टेंजेंशियली क्लॉकवाइज होगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो आएगी इस पॉइंट पे ईटा, a का मतलब है 2 पाई r dr, समझिए 2 पाई r dr, ये जो एरिया होगा वो हो जाएगा 2 पाई r dr इनटू dv बाय dt। dv बाय dt का मतलब देखिए यहाँ पे इसकी स्पीड है ओमेगा नॉट r और नीचे b डेप्थ नीचे स्पीड थी 0, ये हो जाएगा df। तो यहाँ पे ये df लगेगा, हाँ ये जो टॉर्क है ये इसको अपोज करेगा। अगर हम इसका ये जो फोर्स है इसको अपोज करेगा तो नेट फोर्स बाय सिमेट्री 0 हो जाएगा, नेट फोर्स बाय सिमेट्री 0 हो जाएगा क्योंकि इधर है इधर भी अपोजिट है। अगर इसका टॉर्क निकालना चाहते हैं डी टॉर्क, इस फ्रिक्शन का टॉर्क, बिकॉज ये टेंजेंशियल एक्ट कर रहा है r डिस्टेंस पे एक्सिस से, हम लिख सकते हैं डी टॉर्क इक्वल टू r टाइम्स ऑफ df, जिसकी वैल्यू है डी टॉर्क आएगी r टाइम्स ऑफ df मतलब 2 पाई ईटा ओमेगा नॉट बाय b
2 पाई ईटा ओमेगा नॉट बाई बी, ये हो जाएगा आर आर और इधर से आ गया आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आर क्यूब दिया है, ये हो गया आर आर एक और आर क्यूब दिया है। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के आर तक, जीरो से लेकर टाउ तक, ये दे देगा टोटल टॉर्क। तो टोटल टॉर्क हो जाएगा 2 पाई ईटा ओमेगा नॉट बाई बी इंटू आर टू द पावर 4/4, ठीक है, 2 पाई ईटा ओमेगा नॉट टू द पावर बी आर टू द पावर 4/4, ठीक है। देयरफॉर अगर पावर पूछा गया है, ये हो गया अपोजिंग टॉर्क और दैट इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क, इक्वल एंड अपोजिट। अपोजिंग टॉर्क क्लॉकवाइज है, अपोजिंग टॉर्क क्लॉकवाइज है, इसीलिए एक्सटर्नल टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। इसीलिए अगर पावर डिलीवर्ड बाय हमसे पूछा जाए एक्सटर्नल टॉर्क, तो ये हो जाएगा टाउ इनटू ओमेगा, टाउ डॉट ओमेगा, और बिकॉज ये सेम डायरेक्शन में है, ये हो जाएगा देखो, तो ये 2 पाई ईटा ओमेगा नॉट बाई बी आर टू द पावर 4/4 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट। तो देख सकते हैं अगर हम ये 2 और ये 4 कट जाएगा 2 से, ठीक है। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक फिक्स्ड पाइप है, एक फिक्स्ड पाइप है, लॉन्ग पाइप जिसकी रेडियस है r2, उसके अंदर एक सॉलिड को एक्सेल एक जो है सॉलिड सिलेंडर रखा है जिसको खींचा जा रहा है वेलोसिटी v0, और ये इसकी रेडियस है r1, ठीक है। तो हमसे ये बताना है कि इन स्टेडी स्टेट कंडीशन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड लेयर एज फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस। हम जानते हैं जब डिस्टेंस एक्सेस से r1 है वेलोसिटी v0 है, जब r2 वेलोसिटी 0 है, बट हमको ये बताना है कि उसके बीच में वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है। हम जानते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब ये होता है कि हर लेयर पे फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट होगा, फ्रिक्शनल फोर्स लेट इट बी F0। तो जरा देखिए हम कह रहे हैं अगर यहाँ पर वेलोसिटी, अगर ये इस पे यहाँ पे अगर फ्रिक्शन ऐड कर रहा है F0 पीछे, यहाँ ऐड कर रहा है F0 आगे, तो इसकी वेलोसिटी मेंटेन है। स्टेडी स्टेट का मतलब इस थिन सिलेंड्रिकल लेयर बिटवीन रेडियस r एंड r प्लस dr की वेलोसिटी मेंटेन है। हम इसको लिख सकते हैं F0 इज इक्वल टू ईटा टाइम्स ऑफ a मींस 2 पाई rl, समझिए 2 पाई rl, l बहुत बड़ा है, समझिए लॉन्ग सिलेंडर मतलब है l इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एनी रेडियस r1 r2 और r, इससे बहुत बड़ा है। सो ईटा इज इक्वल टू 2 पाई rl, ईटा a, क्योंकि जो इसका सरफेस एरिया है कांटेक्ट में वो क्या है 2 पाई rl इनटू dv बाय dx। समझिए यहां से यहां तक वेलोसिटी v से कितनी होगी dv, और ये हो गया dr। यहाँ माइनस साइन दे देते हैं क्योंकि जब रेडियस बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है, ठीक है। सो dv इक्वल टू दिस। तो अब समझिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि dv बाय, इसका हम कह सकते हैं कि सम कांस्टेंट c इज इक्वल टू dv सम कांस्टेंट्स, या यूं कह सकते हैं dv बाय सम कांस्टेंट c, dv बाय सम कांस्टेंट c इक्वल टू dr बाय r, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना दो बार, कैसे, पहली बार इसको इंटीग्रेट जो है करते हैं तो लेते हैं जब r1 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी है, r1 की वैल्यू जब r1 है, जो स्मॉल वैल्यू r1 है तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी v0, जब r1 की वैल्यू r2 है तो वेलोसिटी कितनी थी 0, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा माइनस ऑफ v0 बाय c इज इक्वल टू ln ऑफ r2 बाय r1, ठीक है। दूसरा हम इसी को अब इंटीग्रेट करते हैं इस तरह से, dv बाय सम कांस्टेंट c इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dr बाय r। कहां से कहां तक जाएंगे हम जानते हैं कि जब r की वैल्यू r1 है तो इसकी वैल्यू कितनी थी v0, और जब r की वैल्यू r है तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी है v है, जब r की वैल्यू r है इन जनरल तो इसकी वैल्यू v है। तो यहां से आएगा हमको यहां से आएगा v माइनस v0 बाय c इज इक्वल टू ln ऑफ r बाय r1। अरे इन दोनों से अगर हम एलिमिनेट करना चाहें, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, हम दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा देखिए, तो आएगा हमको v माइनस v0 बाय v0, दिस बाय दिस, v माइनस v0 बाय v0, हम इसको लिख सकते हैं v माइनस v0 बाय v0, सो v माइनस v0 बाय माइनस v0 बेसिकली इज इक्वल टू ln ऑफ r बाय r1 बाय ln ऑफ r2 बाय r1, ठीक है, r2 बाय r1। तो यहां से हम देख रहे हैं ये हो गया
प्लस 1, सो v वुड बिकम इक्वल टू v नॉट टाइम्स ऑफ, v वुड बिकम इक्वल टू v नॉट टाइम्स ऑफ 1 माइनस ln r बाय r1 बाय ln r2 बाय r2। ये हो गया आपका वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस r। ये हो गया आपका वेलोसिटी एज। ये हम इसको चेक कर सकते हैं, जब r इक्वल टू डालेंगे हम r1 तो इसकी वैल्यू ये log 1 हो जाता है 0, ये log 1 जो हो जाता है 0, तो इसका मतलब हो गया v नॉट। और अगर हम डालेंगे r इक्वल टू r2 तो ये रेस्ट हो जाएगा 1, तो v नॉट सही है, तो ये हो जाएगा 0। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, r इक्वल टू r1 पे इसकी वैल्यू 0 है और सॉरी v नॉट है, और r इक्वल टू r2 पे इसकी वैल्यू जो है वो 0 आ रही है। ठीक है, ये करेक्ट है।